नमस्कार दोस्तों। कहिए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब सारा भेदभाव मिट जाएगा। जितने भी मन में रहता है कि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, इन सब चीज़ों का जो अहम किसी किसी के मन में आ जाता है, घमंड आ जाता है, इस कहानी को सुनने के बाद जरूर ही थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। कहानी का शीर्षक है गांव की सादगी। आवाज शरो शर्मा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की। एक लड़का है उस गांव का, सुशील नाम का, जो पेशे से एक इंजीनियर होता है। उसे किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दूसरे गांव में जाना होता है, जो कि वो शहर में पाला बड़ा होता है, शहर का होता है, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज वो शहर में किया होता है। पर जब प्रोजेक्ट मिलता है तो उसे एक गांव में जाना पड़ता है। माँ पिता बहुत परेशान होते हैं। माँ कुसुम और पिता राजवीर काफी चिंतित रहते हैं और बोलते हैं कि बेटा वहां कैसे रहेगा। किसी तरह सुशील माँ पिता को समझाकर चला जाता है, अपने माता पिता को समझाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। जब वो गांव पहुंचता है तो गांव के मुखिया के घर जाता है और अपने रहने खाने पीने और वहाँ के काम को करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, तो इसलिए लगभग 5 महीने का काम होता है। तो वहाँ वो मुखिया जी से कहता है कि कोई ऐसा घर दिला दीजिए जहां पे मैं 5-6 महीने रह सकूं, मैं उसका किराया दे दूंगा और मुझे काम करने में सुविधा होगी। शहर से डेली आना जाना ये बहुत ही मुश्किल होगा। मुखिया जी उसकी बात को समझते हैं और सुनने के बाद गांव के ही एक साहूकार होते हैं, चेतन जी, जो काफी दिल से अमीर, मन से पवित्र, हर तरफ से बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। कोई भी आता जाता है तो अक्सर उन्हीं के वहां रुकता था गांव का। उनके पास बहुत ही जगह पर्याप्त थी। तो गांव के मुखिया जी सुशील को उनके घर लेके जाते हैं और चेतन जी से मिलकर सारी बात बताते हैं। चेतन जी बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, इंजीनियर साहब, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हमारे वहां नहीं होगी। आप आइए, ठहरिए और आप खाने पीने का भी चिंता मत कीजिएगा। आप अकेले हैं, मैं खाना बनवा दूंगा अपने घर पर ही आपके लिए भी। सुशील बहुत खुश होता है। वह बरामदे में जैसे ही कदम रखता है, वहां की साज सज्जा, महंगे कालीन, महंगे महंगे पर्दे, घर की बनावट और सजावट को देख के बड़ा ही आश्चर्य में पड़ता है कि क्या गांव में भी इस तरह से सजावट करके लोग अब रहने लगे हैं। थोड़े दूर पर एक झूला लगा होता है। झूले को देख कर उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि झूले के शौकीन तो शहरों में लोग होते हैं, क्या यहाँ गांव में इनके वहां जब कोई छोटा बच्चा नहीं है, फिर ये गांव में भी झूला लगाए पड़े हैं। यही सब सोचते हुए सुशील अंदर को आता है। अंदर बैठक में सब बैठे होते हैं। एक दुबली पतली सी बच्ची पानी लेके आती है और सुशील उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है, बहुत ही खुश भी होता है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल थी, सलवार कुर्ता पहनी हुई थी, दुपट्टा लगाए माथे में, अच्छी से शालीनता के साथ पानी देती है और चुपचाप चली जाती है। चेतन जी सुशील जी को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं। सुशील कमरा देखकर बालकनी में बैठता है, फ्रेश होता है, सॉरी, उसका रूम दिखाने ले जाते हैं। रूम में घुसते ही सुशील रूम की सजावट देख के बड़ा ही खुश हो जाता है। उसे कहीं से भी ये नहीं लगता है कि वो दूसरे घर में आया है और कोई तकलीफ होगी।
चेतन जी उसे कहते हैं, इंजीनियर साहब आप फ्रेश हो जाइए, हाथ मुंह धोइए और उसके बाद मैं नीचे खाने की डिनर की व्यवस्था करता हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए। कहकर जब वो चले जाते हैं तो सुशील फ्रेश होता है, हाथ मुंह धो के बालकनी में जाता है, चारों तरफ देखता है। तब तक उसकी माँ कुसुम का फोन आता है। बोलता, हाँ माँ बोलो। माँ झल्ला उठती है, बोलती है, हाँ माँ बोलो, क्या मतलब? तुम तो माँ को भूल ही गया है, तुम्हें किसी बात का चिंता ही नहीं है कि माँ पिता कैसे होंगे। सुशील बहुत शांति से, अच्छे से, प्यार से बोलता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है और मैं अभी फ्रेश होकर ही आया हूँ, अब आप लोगों को फोन करता हूँ। उसकी बात ना सुनकर कुसुम बोलती है, क्यों, रास्ते में कोई ऐसा मिल गया क्या जिसके सहारे तुम कहीं और भागने के फिराक में है? यह बात सुनकर सुशील हंसता है माँ पे और बोलता है, माँ चिंता मत करो, तुम्हें पता है मुझे सीधी सादी और सरल लोग पसंद है। मैं जब भी किसी लड़की को पसंद करूंगा वो सरल होगी, सीधी होगी, सिंपल होगी, उसी से शादी करूंगा, तुम टेंशन ना लो। ये बात सुन के चेतन जी उसकी यह बात सुन लेते हैं तो वो बोलते हैं, क्या बात है इंजीनियर साहब, आप गांव में और सिंपल लड़की से शादी करेंगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सुशील कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सर हिला देता है। तो चेतन जी बोलते हैं, माफ कीजिएगा, मैं आपको खाना खाने के लिए बुलाने आया था तो आपकी इतनी बातों को सुन लिया। तो सुशील कहता है, कोई बात नहीं, चलिए खाना खाते हैं। सब जाते हैं। वहां डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ सजावट बैठता है और वहां की सजावट देखकर सुशील फिर एक बार आश्चर्य में पड़ जाता है और कहे बिना नहीं रह पाता है। बोलता है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि गांव में भी लोग अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने लगे। पहले तो लोग चूल्हे के पास बैठकर खाना खाया करते थे, गरम गरम रोटियां होती थी, उसकी बात ही कुछ और थी। चेतन जी बोलते हैं, माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, ये सारी सुविधा व्यवस्था तो मेहमानों के लिए मैंने कर रखी है। हम लोग आज भी चटाई पे नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। वो तो आप आए थे इसलिए हमने सारी व्यवस्था डाइनिंग टेबल पे करवा दी है। यदि आप नाराज ना हो, आपको बुरा ना लगे तो चलिए चूल्हे के पास खाना खाते हैं। सुशील खुशी खुशी उठकर चला जाता है चेतन जी के साथ। उनकी बहन सीमा चटाई बिछाती है जहां पे चूल्हा जल रहा होता है, उस पे रोटियां सेकाई होता है। तब वहां बैठते हुए चेतन जी परिचय देते हैं, ये जो चूल्हे के पास बैठी हुई हैं, रोटियां सेक रही हैं, ये हमारी धर्म पत्नी जी हैं और ये हमारी छोटी बहन सीमा है जो एमबीए कर चुकी है और कंप्यूटर साइंस में भी अपना आगे पढ़ाई कर रही है। कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, इंग्लिश अच्छे से जानती है, किसी भी काम में कोई कमी नहीं है। सुशील तिरछे नजर से सीमा को देखता है, सीमा भी उसको देखती है, पर कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। हमारे बच्चे अभी नहीं हैं, हम लोग सीमा की शादी का इंतजार कर रहे हैं कि तब तक बच्चे नहीं करेंगे जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती। सुशील बड़ा आश्चर्य होता है पर कुछ कहता नहीं है और खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। धीरे धीरे यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुशील का मन अब उस घर में लगने लगा था। सीमा से भी थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी। सीमा उसे पसंद करने लगी थी और सुशील भी सीमा को पसंद करने लगा था। कुछ दिन ऐसे बीतता है, जाने का समय होता है। तब चेतन जी एक दिन सुशील के पास आकर कहते हैं, इंजीनियर साहब, क्या आप मेरी बहन से शादी करेंगे? सुशील चेतन जी की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है पर अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होता है। वो बोलता है, चेतन जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मैं अपने माता पिता से एक बार बात कर लेता हूँ और मैं शादी सीमा से जरूर करूंगा। आप तो मेरे मन की बात छीनिए। सुशील अपने माँ को फोन करता है कि माँ, आप एक बार गांव आ जाइए,
और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक लड़की मैंने पसंद की है, मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी उसी से करूँगा। इतना सुनते ही, गांव का नाम लेते ही कुसुम सुशील पे चिढ़ जाती है, झल्ला उठती है कि क्या तुम एक गांव की गंवार से शादी करोगे? हमारे स्टेटस का तुम्हें बिल्कुल ही ख्याल नहीं आया? मैंने अपने स्टेटस की कई लड़कियों को देख रखा है। जब भी होगी हम तुम्हारी शादी हमारे खानदान के बराबर और शहर में पढ़ी लिखी लड़की से होगी। सुशील अपने पिताजी से ये बात बोलता है। पिताजी उसके खुश होते हैं और कुसुम को चल कर बोलते हैं कि चल के एक बार गांव तो देख लो। वहां चल के देख लेते हैं कि सुशील ने कैसी लड़की पसंद की है, तुम्हारा बेटा कैसे वहां रहा है। ये सारी चीजें जानने के बाद ही आगे का फैसला लेना। पर कुसुम बिल्कुल ही नहीं मानती है। वह नाराज होके बैठ जाती है और सीधा बोल देती है कि मैं नहीं जाऊंगी। सारी बातें सुनने के बाद सुशील के पिता कुछ नहीं बोलते हैं और दूसरे दिन वो सुशील के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने पे उनके स्वागत चेतन जी बहुत ही अच्छे से करते हैं। घर की साज सज्जा और वहां की सारी चीजों को देखने के बाद सुशील के पिता भी बड़ा ही खुश होते हैं और आश्चर्य में होते हैं कि हमारे कोठी से भी कितनी बड़ी ये मकान है। सिर्फ कहने के लिए हम लोग शहरों में रहते हैं, असली जीवन तो यहीं पे है। वो बहुत ही खुश होते हैं, सीमा को देखते हैं, उसको देख के बड़ा ही खुश हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील बच्ची थी। फिर वो बोलते हैं, माफ कीजिएगा चेतन जी, हमारी पत्नी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो विदेश इलाज के लिए गई हुई हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके हैं। चेतन जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेंगे, लेकिन यदि आप राजी हो तो हम लोग शादी वगैरह का डेट सब कुछ तय कर लेते हैं। ये बात सुन के सुशील के पिता उनसे पूछते हैं, क्या आपने कभी बच्चे नहीं किए? उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि यह हमारी बहन है, माँ पिता के गुजरने के बाद जिम्मेदारी हमारी थी, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जब तक इसकी शादी कहीं अच्छे घर में नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अपना बच्चा नहीं करेंगे। चेतन जी के विचार को सुन के सुशील के पिता बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं और वो बोल उठते हैं कि जिस परिवार में ऐसी सोच है उस घर की बेटी बहुत ही सुशील, कर्मठ और सुसम्य होगी। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। सब कुछ तय तराबा करके और शादी का डेट 3 महीने बाद डाल के दोनों पिता बेटे वापस अपने शहर को आ जाते हैं। यहाँ आने पे कुसुम काफी नाराज होती है, पर सुशील के पिता उसको समझाते हैं, एक बार चल के देख लेना तब तुमको समझ में आएगा। पर वो अपने जिद और गुमान के आगे किसी की बात नहीं होती। धीरे धीरे समय नजदीक आता है, शादी हो जाती है। कुसुम विदा होकर अपने ससुराल को चली आती है। जब ससुराल में आती है तो सास घर से बाहर नहीं निकलती है। सिंपल सा सजावट रहता है, कोई खुशी का वो नहीं दिखता है। सीमा मन में सोचती है कि हो सकता है सास बीमार हो तो अच्छे से कुछ काम ना हुआ हो, चलो कोई बात नहीं, बाद में सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। सीमा अपने कमरे से में सुशील के साथ अपने कमरे में जाती है, पर कुसुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। कमरे में पहुंचकर सुशील सीमा से कहता है, मुझे माफ करना सीमा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। बड़ा आश्चर्य में पड़ती है, बोलती है क्या हुआ, बोलो। कौन सी ऐसी बात है तुम मुझे अभी वो बता रहे हो, वो भी हमारी शादी के दिन है। तो बोलता है, मेरी माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो बल्कि गांव के नाम से नाराज है, हमारी शादी वो से खुश नहीं है, इसलिए वो नाराज है और अपने कमरे में बैठी है। ऐसे करते करते एक दिन पूरा बीत जाता है, दूसरे दिन शाम हो जाती है। सीमा ससुर और पति के साथ कुसुम के कमरे में जाती है। कुसुम का पैर छूती है, पर कुसुम अपना पैर खींच लेती है, उसी अर्थ से बात नहीं देती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, हो तो गांव की गवार ही ना। कुसुम कुछ नहीं बोलती, सीमा कुछ नहीं बोलती है और वापस अपने कमरे में चली आती है। यह रूटीन डेली का बन जाता है। कुसुम आए दिन सीमा को
परेशान करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। हर समय उसको डांटती फटकारती रहती है। पर खुशी की बात जानते हैं दोस्तों क्या होती है? ये कि अ, सुशील और उसके पिता हमेशा सीमा के साथ खड़े रहते हैं, हमेशा उसके फेवर में सपोर्ट करते रहते हैं। इसी तरह एक दिन क्या होता है, कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, तो सीमा के भैया को वहाँ बच्चा पैदा हुआ रहता है। तो वो संदेशा भिजवाते हैं कि सब परिवार आप सब लोग वहां पे आए। यह बात सुनते ही कुसुम चिढ़ जाती है। हाँ हाँ, है तो गांव के गंवार ही ना, क्या होगा उनके पास, कौन सी हमारी बराबरी के हैं कि कुछ अच्छे से दे दे करके हमको वो करेंगे या हमें ऐसे तौल देंगे। कौन सा इज्जत होगा हमारा? देखो, मैं शहर की मॉडर्न सास हूँ, बाल अच्छे से कटे पड़े हैं, मेकअप रहती हूँ, तुम सिंपल सीधी सी गंवार, तुम्हारे घर है ही क्या? ये सारी बातें करती रहती थी। फिर भी सीमा उनको कोई जवाब नहीं देती है। यह बात सुनते ही सुशील चिढ़ जाता और बोलता है, माँ आप ठीक है शहर की हैं, मॉडर्न मम्मी है, मॉडर्न सास है, बहुत सुंदर है, बट सीमा को उसको सिंपल होने के या गांव के होने का ताने मत दिया करिए। एक समय आप भी कभी गांव की रही होंगी, आज आप शहर में आ गए, शहरी बन गई हैं। यह बात सुनने से कुसुम को बहुत बुरा लगता है कि उसका बेटा उसकी बहू का पक्ष ले रहा है। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और जाके अपने पति से बोलती है कि देखो जी, है गांव की चुड़ैल आई हुई है, कर दिया है कुछ जादू टोना कि मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। देखो अब मुझे ही वो कुछ न कुछ सुनाए जा रहा है। इस पे ससुर बोलते हैं कि कुसुम, ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो है ही इतनी सिंपल और सीधी कि कोई उसके प्यार में उसकी तरफ हो जाएगा। जब तुम्हें वो कुछ नहीं कह रही है तो तुम हर समय उसको गांव की गंवार, सिंपल है तो सीधी सुघड़ ऐसे क्यों बोलती रहती है? अरे ठीक है गांव से आई है, पर तुम्हारी हर समय वो सेवा करती है, तुम जैसे कहती हो वैसे बिना कुछ कहे किए जा रही, फिर भी तुम उसको ताने सुनाए जा रही। और तो मैं नहीं जाऊंगी उस गांव की गंवार के मायके, जोगिर झोपड़ी होगा, ऐसे झोपड़ी में रहते होंगे, तभी तो ऐसे विदा कर दिया अपनी बेटी को। बोले ठीक है मत जाओ, तुम्हारी मर्जी, पर मेरे कहने से एक बार चल तो चलो। यह बात सुन के सीमा बहुत उदास होती है और अपने कमरे में जाकर रोती है, पर किसी से कुछ कहती नहीं है। चुपचाप चली अपनी शांति से कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन फिर सब कुसुम को समझाते हैं कि माँ चलो, पर वो सीधा यही कहती है कि मैं उस झुग्गी झोपड़ी वालों के घर नहीं जाऊंगी। कैसे रहते होंगे, न ढंग का उठने का तरीका, न बैठने का सलीका, सब ऐसे गंवारों जैसे रहते होंगे। यह बात सुनते ही सीमा बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन चेतन और उसके पिता यह बात देखकर सीमा से बोलते हैं कि सीमा तुम परेशान मत हो, कोई जाए या ना जाए, हम लोग कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से, तुम अपनी पैकिंग कर लो। सीमा बुझे हुए मन से जाके सामान पैक करती है और वो तैयार होने के लिए अपनी अटैची को रखती है, चेतन की भी। इधर ससुर भी बार बार कुसुम को समझाते हैं। नाराज होकर चेतन माँ के पास आता है और बोलता है कि माँ तुम बार बार यदि सीमा को ऐसे ही ताने देती रहोगी तो उसके घर से इस बार आने के बाद मैं उसे बाहर लेकर चला जाऊंगी। यह बात सुनते ही कुसुम बहुत ही अवाक होती है, कहती है देखा, जादू टोना कर दिया ना हमारे बेटे पे। ससुर नाराज होते हैं, कहते हैं सीमा उसने कोई जादू टोना नहीं किया है बहू ने। कुसुम, बहू ने कोई जादू टोना नहीं किया, तुम इतना सब उसे सुनाने से पहले अपने बेटे की खुशी के लिए एक बार उसके ससुराल चल के तो देखो, उसके मायके चल के तो देखो, उस गांव में चलो तो सही, उसके बाद तुम्हारी जो भी शिकायत होगी वो सब हमें मंजूर है। बेटे की जाने की बात को सुनकर कुसुम बहुत दुखी होती है। सुशील बोलता है कि सीमा चलो अपना सामान लेके निकाल के बाहर निकालो, चलो हम लोग चलते हैं और उधर से उधर कहीं रूम रेंट पे लेके रहने लगेंगे। यह बात सुनते ही कुसुम बोलती है रुको चेतन, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ।
तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर इस गंवार के लिए मेरा मन अभी भी नहीं है। सब अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और चल देते हैं सीमा के गांव। गांव पहुंचते ही दरवाजे पे उनका भव्य स्वागत होता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, चारों तरफ घर को सजाया गया होता है। दरवाजे पे बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे होते हैं। यह बात कुसुम जैसे ही देखती है, गाड़ी से बाहर आती है, वह अवाक हो जाती है। इतना बड़ा स्वागत। समधी जी आते हैं आगे, समधी जी को गले मिलते हैं और इतना स्वागत सत्कार देख के उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो यही सोचती है, ये सब तो शहर वाले कभी नहीं करेंगे। फिर वो जैसे कदम बढ़ाती है, चेतन जी आके कहते हैं, समधन जी आइए, आपका हमारे इस कुटिया में स्वागत है। शादी में तो आप नहीं आई थी, पर इस बार मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। कुसुम कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप आगे चली जाती है। उधर सीमा के चारों तरफ आओ भगत होती है। गांव के सारे मोहल्ले के लोग, सब लोग बहुत खुश होते हैं कि सीमा बेटी आई है, सीमा बेटी आई। सब चारों तरफ से उसको लाड़ करते हैं और दूर से बैठी कुसुम ये सब देख रही होती है। सब चारों तरफ इतना हरियाली, इतना सुंदर सजावट, सबको आंख मतलब आश्चर्य से कुसुम देखे जा रही। थोड़ी देर बाद सीमा आती है और कहती है, माँ जी चलिए आपको इस मड़ई का मैं दर्शन करवाती हूँ। इस गांव की मड़ई का दर्शन करवाती हूँ, घुमा के लाती हूँ। कुसुम कुछ नहीं बोलती है, सर नीचे किए आगे चलती है। आगे जाके जैसे ही बरामदा के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है इतने बड़े आलीशान, इतने कमरे जो अच्छे से सजाए गए हो, जिसको देख के उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और वो यह बोलती है कि बाप रे, इस घर के आगे तो मेरा शहर का घर कुछ भी नहीं है। मैं इतना कुछ बोलती थी, लेकिन एक बार ये नहीं बोलती थी। चारों तरफ सुंदर सजावट, सुंदर पर्दे, कालीन, घर में एक से एक एंटीक पीस, इन सब चीजों को देख के वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ती है कि इतने बड़े घर से इतनी अच्छी परवरिश पाकर ये लड़की एक बार भी मुझे कुछ नहीं बोलती थी, और मैं मॉडर्न सास बने इसको जाने कितने ताने भी दिया करती थी। कुछ अभी ये सब सोच ही रही थी, देख ही रही थी कि सीमा की मौसी आती हैं और एक मोटा सा चैन उनके गले में पहनाते हुए कहते हैं, समधन जी आपका स्वागत है। इतना मोटा चैन देख कर सोने का कुसुम का मुंह फटा का फटा रह जाता और वो बोलती है कि समधन जी इसकी क्या जरूरत थी, अरे ये सब चीजें नहीं करना है। तो सीमा की मासी बोलती हैं, क्यों नहीं करना है भाई, आप हमारी बिटिया की सास हैं, पहली बार आई हमारे घर, ऊपर से हमारे घर बच्चा हुआ है, नेक तो बनता ही है, ऐसे थोड़े जाने देंगे। सीमा की मौसी की बात को सुनकर कुसुम बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, समधन जी मुझे माफ करिए, मैं इस उपहार के लायक नहीं हूं। पर सीमा उनका हाथ दबाकर इशारों से मना कर देती है और कुछ कहती नहीं। उसकी मौसी बड़ा आश्चर्य में पड़ती है कि क्या बात है सीमा, घर परिवार में सब तो ठीक है ना। तो सीमा हंसते हुए कहती है, हाँ मौसी, वहां कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ और हमारे ससुराल वाले सब हमें बहुत ही प्यार करते हैं। सास तो मेरी माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने देती है, हर वक्त सीमा सीमा रट लगाए रहती है, इसलिए तुम चिंता मत करो। सीमा की ऐसी बात को सुनकर कुसुम का मुंह उतर जाता है, पर वह कुछ कहती नहीं है। एक दो दिन रहकर गांव का माहौल देखकर, कुसुम के प्रति आस पड़ोसों का प्यार देखकर, सीमा के प्रति आस पड़ोस का प्यार देखकर कुसुम बहुत ही खुश होती है और उस दिन वह निर्णय करती है कि अब वह शहर का धौंस, मॉडर्न सास या मॉडर्न परिवार होने का कोई भी बात कुसुम को नहीं करती। सब खुशी खुशी वापस शहर को लौट आते हैं। घर आते हैं, सीमा सबके लिए चाय बनाती है,
बैठते हैं, एक पास सब बैठते हैं चाय पीने के लिए। कुसुम उठती है, सीमा को अपने पास बुलाती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, बेटा सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने शहरी वेशभूषा, शहरी रोब में अकड़ में आ गई थी। मुझे इंसान पहचानने की बिल्कुल ही क्षमता नहीं है। मैंने हर समय तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें गलत बोला, तुम एक बार भी कोई पलट के जवाब नहीं दी। हंसी हंसी सब कुछ सहती रही। आज जब तुम्हारे घर में गई तब मुझे पता चला कि सही आचरण, सच्चा प्यार, सही व्यवहार क्या होता है। जरूरी नहीं कि हम शहर में हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आचरण वाले हैं। मॉडर्न बनकर जीने से तो अच्छा उस सादगी भरा जीवन में है। सच में तुम महान हो बेटा, मुझे माफ कर दो। कुसुम की बातों को सुनकर सुशील, उसके पिता और सीमा बड़ा ही आश्चर्य में पड़ते हैं। सीमा सास के गले लगते हुए बोलती है, माँ जी, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। जब से होश संभाला भैया को ही माँ देखा है। माँ पिता दोनों, उन्होंने संभाला, भाभी आई तो माँ का प्यार मिला और आपको देख के मैं माँ मान चुकी थी। तो क्या मेरी माँ मुझे डांटती, अब कुछ कहती तो मैं उसे जवाब देती? नहीं ना। मैं यही सोच के हमेशा चुप रहती थी कि यदि मेरी माँ होती तो वो भी तो कुछ सी गलती पे चाहे किसी भी तरह से कुछ ऐसा बोलती तो मुझे जवाब देना तो नहीं था। तो आप भी मेरी माँ है तो आपको मैं जवाब कैसे दे सकती हूँ? सीमा की ऐसी बातों को सुनकर कुसुम के आंखों से आंसू बह निकले और बोली, हाँ बेटा सुशील, तूने मेरे आंचल में एक बेटी को लाके भर दिया है। आज के बाद इस परिवार में एक बेटा और बेटी दोनों है। यह सब सुनकर सब हंसने लगते हैं और सब हंसी खुशी चाय नाश्ता पीते हैं। उस दिन से सीमा और कुसुम एकदम माँ बेटी के जैसे रहने लगती हैं। परिवार में खुशियां भर जाती हैं। तो इसे कहते हैं प्यार। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम शहर में रह रहे हैं तो बहुत ही उच्च विचार के हैं। गांव में रहने वाले लोग सादा और सिंपल हैं तो छोटे विचार के हैं। विचार, परवरिश, ये सब कुछ हमारे संस्कार कहीं भी रह के दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।